क्लास 12 फिजिक्स लेसन 5 पार्ट 6 कोण चुंबकीय चुंबकशीलता चुंबकशीलता। हम लोग पढ़ रहे हैं पाठ नंबर सब्सक्राइब करिए 5। ठीक है, फिजिक्स क्लास 12। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक के पहले चर्चा कर लें, कौन कौन टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टॉपिक फर्स्ट जो होगा आपको नमन कोण, अब एकदम ध्यान से नमन कोण या नति कोण के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट नमन कोण या नति कोण फर्स्ट में। सेकेंड में जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम होगा पृथ्वी का क्षैतिज घटक, जो आप कल पढ़े भी थे, हॉरिजॉन्टल फैक्टर कहते हैं हम लोग। और तीसरा जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम होगा उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु 4 नंबर जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम होगा चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण। अच्छा, अंग्रेजी में लिखते चले कहा कि आप लोग नोट कर लीजिएगा। नमन कोण को लिख लो, अंग्रेजी में कहते हैं एंगल ऑफ डीप। एंगल ऑफ डीप पृथ्वी का क्षैतिज घटक है, या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कर लो। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो क्षैतिज घटक को अंग्रेजी में कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। सुन लीजिए, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। उदासीन बिंदु को अंग्रेजी में कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट। चुंबकीय प्रेरण को कहते हैं अंग्रेजी में मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन, इसीलिए इसको हम लोग इंडक्शन कहते हैं ना, इसीलिए हम लोग इसको आई से, वेक्टर आई से प्रदर्शित करते हैं। 5 नंबर आपका है चुंबकन तीव्रता। चुंबकन तीव्रता, इसको अंग्रेजी में कहते हैं तीव्रता को इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिसेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिसेशन, इसलिए इसको हम लोग वेक्टर आई से केवल प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, इसको बी से प्रदर्शित करते हैं, थोड़ा सा नोट कर, आई मत लिखना, बी से। 6 नंबर आपका है जिसका नाम होगा चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय तीव्रता, इसको इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसको हम लोग एच से प्रदर्शित करते हैं, एच से। 7 नंबर जो हम लोग पढ़ेंगे चुंबकशीलता। आगे बैठो तो मत बोलो, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। चुंबकशीलता। चुंबकशीलता को बताओ अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक
परमीबिलिटी म्यू से, ठीक है। उसके बाद से 8 नंबर पढ़ेंगे हम लोग सापेक्ष चुंबकशीलता। इसको म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं। तो रियल या रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ठीक है। चलो भाई, इतना टॉपिक हम लोग आज कवर करेंगे। हमको लगता है कि आधा तरीका आपको याद भी होगा, ये सब आप पढ़े होंगे 10th में। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट जो बात होगी उसका नाम होगा नमन कोण। कौन सा कोण? नमन कोण। नमन कोण। देखो, पृथ्वी के क्षैतिज घटक, पृथ्वी के क्षैतिज घटक और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके बीच में जो कोण बनता है उसको नमन कोण कहते हैं। जिससे आपको मैं बताता हूँ। ये मान लो क्या है ना, पृथ्वी का क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक ऐसे ही दर्शाया जाता है, ठीक है। अब मान लो आपने चुंबकीय सुई को लटकाया, इस ऐसे चुंबकीय सुई की संरचना होती है। तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है इसी को हम लोग कहते हैं नमन। नमन तो लिख लेते हैं हम लोग। नमन कोण की परिभाषा लिख लो। पृथ्वी के क्षैतिज घटक, पृथ्वी के क्षैतिज घटक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण को, और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण को नमन कोण, नमन कोण या नति कोण कहते हैं। नमन कोण या नति कोण कहते हैं। अलग अलग स्थानों पर नमन कोण का मान अलग अलग होता है। अलग अलग स्थानों पर नमन कोण का मान अलग अलग होता है। तो बहुत सिंपल सा परिभाषा है नमन कोण का। बता सकते हैं कि अलग अलग स्थानों पर नमन कोण का मान, हाँ, समुद्री इलाका में जाएंगे तो नमन कोण का मान कम होता है। महासागर में जाइए, सागर में जाइए, वहाँ भी आप देखेंगे नमन कोण का मान कम होगा। लेकिन पहाड़ों पर जाएंगे तो वहाँ नमन कोण का मान अधिक होता है, ठीक है। पहाड़ में दाब कम पड़ जाता है, वायु का दाब कम होता है। समुद्र में जब जाओगे ना तो एक तो पानी का दाब होता है, ऊपर से जो हवा होता है उसका भी दाब अधिक होता है। जैसे आप पृथ्वी से ऊपर जाएंगे ना, हवा का दाब कम होता जाता है, ठीक है। चलो किसके पास चले हम लोग? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ये दूसरा था आपका। तीसरा टॉपिक आज का। फिजिक्स तो बहुत सिंपल सी बात है, डिफिनेशन है, याद हो जाता है सब। कहा जी आते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक। हम आपको बता दें कि जब भी क्षैतिज घटक की बात करेगा तो आप एक चीज याद रखिएगा कि इस तरीके से अगर हम लोग चित्र बनाएं तो ये आपका एक्स अक्ष होता है और ये आपका वाई अक्ष होता है।
और बीच में इसका परिणामी, इसको हम लोग कहते हैं, याद कर लो ना, क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक इसलिए कह रहे क्योंकि क्षैतिज रेखा इस तरीके से है, तो क्षैतिज घटक हो गया। अगर ऐसा होगा तो ऊर्ध्वाधर है। तो इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर घटक। ये ऊर्ध्वाधर नहीं, इसलिए ऊर्ध्वाधर घटक कहते हैं। इसको अंग्रेजी में जानते हो क्या कहा जाता है? वर्टिकल कंपोनेंट। अब देखो कहानी क्या होती है ना, इसके साथ कोण मान लो कुछ बना, मान लो थीटा बना, चाहे अल्फा, जो भी मानो, तो जो इसके लिए जो मान आएगा उसको हम लोग कहते हैं BH cos थीटा। यह चीज इसलिए हॉरिजॉन्टल है ना, इसलिए हम लोग हॉरिजॉन्टल कहते हैं। इसको हम लोग कहेंगे BV sin थीटा। इसको हम लोग खाली कहते हैं BE। क्या कहेंगे? BE। अब सुन लो कहानी। B को हम लोग कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। B को क्या कहा जाता है? H को कहा जाता है क्षैतिज, यानी कहेंगे पृथ्वी के क्षैतिज घटक का चुंबकीय क्षेत्र। ये हो जाएगा पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर घटक का चुंबकीय क्षेत्र, हो जाएगा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। तो अगर मैं कहूँ यहाँ से लिखना कुछ चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि पृथ्वी के क्षैतिज, तो चित्र हो गया, तो चित्र से छांट लो इधर, पृथ्वी के क्षैतिज घटक का मान, तो लिखिएगा BH cos थीटा। BH cos थीटा। और फिर क्या लिख सकते हैं? पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर घटक का मान, तब क्या लिखेंगे? BV cos थीटा sin थीटा होगा, BV sin थीटा। क्षैतिज घटक का जब भी मान निकालना होगा ऐसे ही निकालते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक कहेगा तो ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है बात। अब आपको क्या करना है हम आपको बता देते हैं। यहाँ से अगर मैं कहूँ कि इसका मान बता दीजिए कितना होगा, तो कैसे आप इसके बारे में बताएंगे? पहले जानते हो, पहले लिखना कोण के लिए। किसके लिए? अच्छा सुनो ध्यान से, अगर आप इसको मिला दें यहाँ से, तो ये आपका BH cos थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? रेखा BV sin थीटा हो जाएगा। क्यों? जो अच्छा ये जो रेखा है ना, जो रेखा आप देख रहे हैं, यही रेखा पर तो है BV sin थीटा, तो जो इस रेखा पर है तो यही रेखा इसके समांतर है, तो ये भी आपका ये भी हो जाएगा। तो सबसे पहले जानते हो क्या करना? इसमें आप लिख सकते हैं कि दोनों समीकरण को वर्ग करके जोड़ने पर, दोनों समीकरण को वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक। तो इसको काम करने में यहाँ पर BH लिखें, माने वर्ग करने में आसानी होगा BV। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, ठीक है। अब क्या करोगे? देखो, समीकरण 1 और समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर, जोड़ो, पहले वर्ग करो। तो है क्या वर्ग करोगे तो क्या होगा? वर्ग करें B² H प्लस इसका वर्ग क्या होगा? B² बराबर, इसका क्या होगा? इसका होगा देखो होगा क्या, माने BH cos थीटा है, इसका वर्ग कर दो प्लस इसका BV sin थीटा है, और इसका आप वर्ग कर दो, ठीक है।
इसको ऐसे ही लिखो बी स्क्वायर एच प्लस बी भी का स्क्वायर बराबर इसका वर्ग करेंगे तो बी स्क्वायर एच कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर भी साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ गए? काश स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हाई जो देख रहे हैं आप पूरा यहाँ पर ये वाला हिस्सा, इसका पूरा परिणामी जब लिखेंगे आप तो इसका मान आ जाएगा यहाँ से बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर भी बराबर इसका आ जाएगा बी ई का स्क्वायर, बी ई का स्क्वायर माने ये परिणामी आपका आ गया। समझ रहे हो? क्या आया? बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर भी बराबर बी ई स्क्वायर आपका आ गया। अब चाहे तो इसको बी ई का स्क्वायर बराबर बी एच का स्क्वायर बराबर ये लिख लेना बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर भी, या बी ई बराबर स्क्वायर हटाओगे तो करनी के अंदर तो बी एच का स्क्वायर और बी स्क्वायर भी, तो एक आपका ये सूत्र आ जाएगा बी ई बराबर। ठीक है, एक ये फॉर्मूला आ जाएगा। देख लेना जहाँ यहाँ पे जहाँ बी ई पृथ्वी का हाँ चुंबकीय क्षेत्र है, बी एच चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, बी भी हाँ चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक। जहाँ भी बी होता है ना उसको चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। बी है चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन अगर ई दिया है तो अर्थ पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, अभी बी आपका चुंबकीय क्षेत्र, एच दिया तो क्षैतिज घटक का चुंबकीय क्षेत्र, बी आपका चुंबकीय क्षेत्र, एच दिया, एच नहीं दिया बी तो ऊर्ध्वाधर, बी का मतलब वर्टिकल तो ऊर्ध्वाधर जाएगा। ये आपका लिखा दिया गया। एक और हम आपको आसान विधि बताते हैं, ठीक है? तनी आ जाओ द्वितीय विधि के पास। द्वितीय विधि, द्वितीय हाई हम लोग का हो गया क्षैतिज घटक, तब बी एच लिख लेना, हाई जाएगा बी भी, हाई हो जाएगा बी ई। अब इसको मिला दोगे तो ये बी भी यहाँ पर आ जाएगा, तो बी भी हो जाएगा। यहाँ पर कोण आपका हो गया थीटा। अच्छा बताओ यहाँ पर कोण कितना बनेगा? 90। बी बात है का मतलब बी ई आपका इस पर है। त्रिभुज लिख लो ए बी सी से, तब लिखना पाइथागोरस प्रमेय से। सुनो ध्यान से, यार किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होता है भाई? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अच्छा 90 अंश के सामने वाला कर्ण हो जाएगा, भाई आपका लंब हो जाएगा, भाई आपका आधार हो जाएगा। तो चलो कर्ण की जगह पर क्या लिखाएगा? बी ई लिखाएगा, नीचे ही लिखना। बहुत बच्चा ऐसे लिख रहा हूँ, ये गलत बात है। ये छोटा करके नीचे लिखना जैसे लिखा जा रहा है। और लंब आपका बी भी इसका वर्ग, आधार आपका बी एच इसका वर्ग। तो हाई बी ई का वर्ग वैसे ही लिख लो, हाई बी भी का वर्ग वैसे ही हो जाएगा, बी एच का वर्ग वैसे ही। जब स्क्वायर हटाओगे तो करनी के अंदर आ जाएगा, तो बी भी का वर्ग प्लस बी एच का वर्ग हो गया, सीधा हो गया। ये आपका था। कौन सही है? ये वाला। ये खोजते हो तुम एकदम, तू लाइन में हो जा। अब ये एक सूत्र बना, एक कोण निकालने के लिए देख लो, कोण द्वितीय मेरे कोण टेन थीटा बराबर क्या होता है भाई? लंब बटा कोण होता है ना, तो टेन थीटा ऐसे ही रखो। जहाँ लंब बा तहाँ कितना है? ये लंब के जगह क्या है? बी भी है ना, तो बी भी रख दो, आधार की जगह पर बी एच रख दो। चलो ये आपका सूत्र बन गया।
तो टेन थीटा बराबर बी भी बटा का आ जाएगा, बी एच आ गया। तो आधार दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ, लंब बटा कोण, लंब बटा आधार होता है, गलती लिखा गया। लंब बटा कोण साइन में होता है, ठीक है। उतार लीजिए जल्दी से। चलो, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, दो सवाल लगाने वाले हैं। चलो, पहला कहा है ना कि एक पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 10 टेस्ला है तथा कोण 60 डिग्री है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक का मान बताइए। हल किया जाए पहला क्वेश्चन। देखो हल है फर्स्ट क्वेश्चन का। एक पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, आपको याद होगा कि क्षैतिज घटक को किससे प्रदर्शित किया जाता है, बी एच। तो बी एच का मान कितना हो गया भाई, 10 टेस्ला हो गया। आगे बढ़ो। तथा कोण है तो कोण का मान थीटा बराबर 60 डिग्री। तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक बी भी का मान आपसे पूछता है। और अभी आपने एक सूत्र भी पढ़ा था कि टेन थीटा बराबर बी भी बटा बी एच। लेकिन आपको बताना क्या है, बी भी बताना है। तो चलो तीसरा, इसके नीचे 1 है ना, तीसरा गुणा, तो बी भी बराबर टेन थीटा इंटू बी एच। चलो 10 यहाँ लिखो, थीटा जब 30 रखो, बी एच का मान दिया ना 60 है, 60 रखो, बी एच का मान 10 है तो 10 रखो, और 10 60 का मान एक खाली करने में 3 होता है, तो करने में 3 गुणे 10, तो गुणा करोगे तो 10 करने में 3। इसका भी टेस्ला ही आएगा, इसका भी क्या आएगा, टेस्ला। हमारा आंसर आ जाएगा। आगे सिंपल सवाल है यार, फार्मूला पर रखो आ जाएगा। चलो इसको हल करो, पहले देख लो, इसको लगा लोगे ना। जहाँ भी क्षैतिज घटक है बी एच, ऊर्ध्वाधर घटक है बी भी। कह रहा है कि एक पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 8 टेस्ला है और ऊर्ध्वाधर घटक चुंबकीय क्षेत्र मान ऊर्ध्वाधर घटक का चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 6 टेस्ला है, तो पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बताना। क्या दिया जाए, देखो चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, तो बी एच का मान दे दिया है 8 टेस्ला, बी भी का मान दे दिया 6 टेस्ला, अब बी ई का मान आपसे पूछ रहा है। तो सूत्र हमारे पास क्या होता है भाई, बी ई बराबर करनी में बी एच का स्क्वायर प्लस बी भी का स्क्वायर हो गया। बी एच का तो मान दिया है ना 8, तो 8 रखो, तो 8 का स्क्वायर, अब बी भी का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर, जोड़ देगा तो 64 प्लस 36 कितना हो गया 100, और 100 है तो आपका 10 टेस्ला आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इसको बना सकते हैं। बना लोगे तो लिख लो। उदासीन बिंदु पर चले, कहोगे देखो पृथ्वी पर उपस्थित वह बिंदु जिस पर चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के क्षैतिज घटक का दोनों का मान बराबर होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं। लिख लो, पृथ्वी पर उपस्थित वह बिंदु जिस पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और क्षैतिज घटक का मान बराबर होता है, तो उसे उदासीन बिंदु कहते हैं। तो उसे उदासीन बिंदु कहते हैं। यानी आपका हो जाएगा बी ई बराबर बी एच। यह होता है आपका, ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है और क्षैतिज घटक जहाँ दोनों बराबर हो जाते हैं उसे कहा जाता है उदासीन बिंदु। अब आते हैं हम लोग टॉपिक नंबर 4 के पास। टॉपिक 4 है कि चुंबकीय
प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण कहेंगे आप इसमें। चुंबकीय प्रेरण में कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह पदार्थ चुंबकित हो जाता है। पदार्थ में इस प्रकार उत्पन्न चुंबकत्व के प्रेरित चुंबकत्व कहते हैं तथा इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। माने बस इतना जानो कि बस समझ लो, मान लो यहाँ पर एक चुंबक है, कहाँ है चुंबक, और इसके पास एक हम लोग लोहा के छड़ लेकर गए। किसका छड़ लेकर गए? लोहा का। इस लोहा के छड़ के अंदर भी चुंबक का गुण उत्पन्न हो गया, तो उसी को हम लोग कहते हैं चुंबकीय प्रेरण। सवाल कि लोहा है, अरे बहुत पढ़े होंगे, टेस्टर जो होता है ना लोहा है, चुंबक है, चुंबक में टेस्टर को सटा देते हैं, सटा कर छोड़ दीजिए, तब देखिए उसके अंदर स्क्रू को चिपकाने की शक्ति आ जाती है। तो इसको क्या कहा जाता है? चुंबकीय प्रेरण। भाई लोहा का छड़ बा, चुंबक के ऊपर आप चिपकाते हैं, चिपका दिए, खींचे, और फिर इसके अंदर चुंबक का गुण आता है, इसी को कहते हैं चुंबकीय प्रेरण। समझदार है, समझ गए होंगे। लिख लो कि जब किसी लोहे के छड़ को चुंबक के पास ले जाने पर उस लोहे के छड़ में चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाता है। चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाता है तो उसे चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो उसे चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसे वेक्टर बी से प्रदर्शित करते हैं। बस ही डिफिनेशन आता है, याद कर लेना, लिख लेना, बात खत्म हो जाती है। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं? वेक्टर बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है चुंबकन तीव्रता। टॉपिक 5, चुंबकन तीव्रता। चुंबकन तीव्रता जो है उसको आप आई से प्रदर्शित करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म होता है। तो चुंबकन तीव्रता में कहेंगे आप कि चुंबकीय आघूर्ण और जो आयतन होता है उसके अनुपात को हम लोग चुंबकन तीव्रता कहते हैं। बहुत सिंपल है, लिख लो, खराब दे। मैं देखो समझा देते हैं तनी आपको कि ये मान लो आपके पास चुंबक है यन और यस है, इसके अंदर जो आघूर्ण होगा यम और जो चुंबक का आयतन होगा इसी का अनुपात को हम लोग कहते हैं चुंबकन तीव्रता। तो लिख लो, किसी चुंबक में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण और आयतन के अनुपात को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। चुंबकन तीव्रता कहते हैं। इसे वेक्टर आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एम्पियर, इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर होता है। सूत्र भी लिख सकते हो, वेक्टर आई बराबर एम अपान भी। वेक्टर आई बराबर एम अपान भी। किसी चुंबक के अंदर ऐसा लिखना, किसी तत्चुंबकीय तीव्रता भी देख लेते हैं। किसी लोहे के
छड़ के अंदर चुंबक किसी लोहे के छड़ के अंदर चुंबक के गुण उत्पन्न होने के क्षमता को चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। जितना कैपेसिटी होगा, आई से लिख लेना कि वेक्टर किससे प्रदर्शित करते हैं, एच से। इसे वेक्टर एच से प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर एच से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हो गया। चलो भाई 7 नंबर आ जाते हैं अब हम। 7 आपका होगा चुंबकशीलता। चुंबकशीलता, इसको म्यू से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो सिंपल सा इसका डेफिनेशन है कि आप कहिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को लिख लेना, ऐसे लिखो। किसी म्यू है, देख लेना, किसी चुंबक के चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण उसको भी कहते हैं, और चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसका मात्रक लिख लेना, वेबर प्रति एम्पियर इंटू मीटर होता है। इसका मात्रक वेबर प्रति मीटर इंटू एम्पियर होता है। और चलो लास्ट टॉपिक आज का 8 नंबर, सापेक्ष चुंबकशीलता। सापेक्ष चुंबकशीलता, इसको हम लोग म्यू आर से प्रदर्शित। तो देखो कहोगे निर्वात के चुंबकशीलता और माध्यम के चुंबकशीलता का अनुपात को हम लोग सापेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं। लिख लो, माध्यम के चुंबकशीलता सर म्यू 0 लिखे हैं चुंबकशीलता के बगल में, सापेक्ष चुंबकशीलता। ये तो म्यू आर है ना। माध्यम की चुंबकशीलता म्यू लिख लो, और निर्वात का चुंबकशीलता, चुंबकशीलता निर्वात को जानते ही होंगे, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो म्यू 0 के अनुपात को सापेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं। सापेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं। इसे म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कुछ भी नहीं होता है, इसका मात्रक नहीं होता है, लिख लेना। और होता है म्यू आर बराबर, सूत्र लिख लेना इसका, म्यू आर बराबर म्यू बटा म्यू 0। म्यू आर बराबर म्यू बटा म्यू 0।